Please come to portfolio management again. क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया जाए? 38. Come to question number 38. कल हमने 36 कर लिया, 37 तक हो गया है, राइट? 38 number 5 marks question in the exam. Very easy. Mr. T has the following portfolio of 4 shares. अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पोर्टफोलियो बीटा. 4 शेयर्स के नाम दिए हैं OBSE. ओके, बीटा 0.45, 0.35, 1.15, 1.85 और ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है in rupees in lakhs, 0.80, 1.5 like this. The risk-free rate of return is 7% and the market rate of return is 14%. RF और RM भी दिया हुआ है. Required determine the portfolio return and second calculate the portfolio beta. Okay, तो हम क्या करेंगे? पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे, फिर पोर्टफोलियो बीटा को यूज करके पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे, तो उसमें कम समय में हो जाएगा. ठीक है, तो पहले नीचे आना. स्टेप 1 बुक में फॉर्मेट है, जिनके पास बुक नहीं है नोटबुक में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा. ये 4 कॉलम क्वेश्चन से ही कॉपी किया गया है. नेम ऑफ द सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, वेट कितना देंगे आप, पहले इसका टोटल करते हैं. एक बार टोटल चेक कर लो. 0.80 प्लस 1.5 प्लस 2.25 प्लस 4.50 9.05. तो O का वेट होगा 0.80 डिवाइड बाई 9.05. B का वेट होगा 1.50 डिवाइड बाई 9.05. S का वेट होगा 2.25 डिवाइड बाई 9.05 और E का वेट होगा 4.50 डिवाइड बाई 9.05. ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था. बीटा दिया हुआ है. अभी मैं आपको 5 सेकंड का मौका दूंगा. वेट इनटू बीटा मल्टीप्लाई करके लिखना है और उसको ऐड करना है. तो m प्लस फंक्शन यूज कर लो. ठीक है, ट्राई करो अपने से. 0.8 डिवाइड बाई 9.05 इंटू 0.45 इक्वल टू आंसर मेमोरी प्लस 0.0398. 1.5 divided by 9.05 into 0.35 equal to m plus 0.0580. 2.25 divided by 9.05 into 1.15 equal to 0.2859 m plus 4.5 divided by 9.05. 1.85 into 1.85 ये नंबर आ रहा है 0.9199 and therefore the total comes to 1.3036. The total comes to 1.3036. ओके, तो ये आपका पोर्टफोलियो बीटा हो गया. पोर्टफोलियो बीटा अगर आ गया है तो आप पोर्टफोलियो का रिटर्न CAPM फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ट्राई करके बताओ. स्टेप 2 पोर्टफोलियो रिटर्न कितना आएगा? पोर्टफोलियो रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF. ट्राई करेंगे. पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी 7 प्लस 7 क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न. पोर्टफोलियो बीटा ये फिगर लेना है जो आपने नोटबुक में लिखी 1.3036 इंटू 14 माइनस 7. तो ये आपका आंसर आएगा 16.1252%. 16.1252%. बस हो गया, इतना ही था. दिस वॉज अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स मुफ्त के मिल गए आपको, समझ लेना. क्वेश्चन नंबर 39. ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं. जिसकी तकदीर अच्छी होगी उसके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. एक और इजी क्वेश्चन 39. अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड.
The company has an amount of rupees 1 crore to invest. The company has an amount of rupees 1 crore to invest. The details of the mutual funds are as follows. ये 5 म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ABCDE, और उनका बीटा दिया हुआ है 1.6, 1.9, 2.6. 1 करोड़ रुपीज 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. रिक्वायर्ड, if the company invests 20% of its investment in the first 2 mutual fund and an equal amount in mutual fund C, D and E, what is the beta of the portfolio? And second question है, if the company invests 15% in C, 15% in A, 10% in E and balance in equal amount in the other 2 mutual fund, what is the beta of the portfolio? तो इस बार भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोर्टफोलियो बीटा. दोनों केस में पोर्टफोलियो बीटा वेट्स अलग अलग हैं. पहले केस में वेट कितना है, पहले केस में वेट दिया हुआ है कि ए और बी 20%, ओके, इन द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, मतलब ए और बी, एंड इन एन इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड सी एंड डी एंड ई. अभी क्वेश्चन में थोड़ी सी ड्राफ्टिंग एरर है. अगर हम सोचते हैं कि ए प्लस बी मिलाकर 0.20 है, तो बाकी तीनों मिला के 0.80 होगा और इंडिविजुअली 0.80/3 होगा. एक इंटरप्रिटेशन ये है. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ए और बी में 0.20 ईच, और जो बाकी बचा 0.60, उसको हम तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे. तो अब आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन सही होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना चाहते हैं, तो पहले वाले इंटरप्रिटेशन से आंसर नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम अज्यूम करेंगे a प्लस बी 0.20 है, तो a में कितना और b में कितना ये हमें नहीं पता क्वेश्चन के द्वारा. और अगर आपको a और b का वेट्स नहीं पता है, तो आप पोर्टफोलियो बीटा नहीं निकाल सकेंगे ना. a प्लस बी मिला के 0.20 है. अगर आपको ऐसा लगता है, तो पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए a का भी तो वेटेज चाहिए, b का भी तो वेटेज चाहिए. इतनी कम इंफॉर्मेशन में a और b में कितना कितना वेटेज है वो नहीं पता है. इसलिए हम अज्यूम करेंगे ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है. तो क्या अज्यूम करेंगे कि a और b में 0.20 ईच, सिर्फ एक ईच लिखना रह गया इनका. कंपनी इन्वेस्ट 20% इन फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स ईच, ऐसा एक ईच लिख देते हैं, तो ये प्रॉब्लम में ये कंफ्यूजन नहीं होता. और बाकी बचा 0.60, तो 0.60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0.20 आ गया. तो सीधी बात, सारे अगर म्यूचुअल फंड में हम 0.20 यानी इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा. ठीक है. और दूसरा केस इजी है. कंपनी ने 15% सी में इन्वेस्ट किया, 15% ए में इन्वेस्ट किया है, 10% ई में इन्वेस्ट किया, ऐसा दिया. पहले समझ लो. तो ये टोटल हो गया 40 और बाकी बचा 60. तो 60 को उसने बाकी 2 में इक्वली इन्वेस्ट किया है. तो सिर्फ दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, वेट्स चेंज होगा, और इन वेट्स के साथ आपको सिर्फ पोर्टफोलियो बीटा निकालना है. सिर्फ पोर्टफोलियो बीटा निकालना है. तो पहले लिखना बुक में केस 1. आपकी बुक में ऑलरेडी आंसर का फॉर्मेट प्रिंटेड है. विथ 20% इन्वेस्टमेंट इन ईच म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, बीटा इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बीटाज ऑफ various securities calculated as below. Mutual fund A, B, C, D, E. Weight 0.2, 0.2, 0.2 लिखते जाओ. 0.2, 0.2, टोटल चेक करना 1. बीटा दिया हुआ है, कॉपी कर लो. 1.6, 1.9, 2.6. अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा. बीटा इंटू वेट और टोटल करना है. 5 सेकंड स्टार्ट्स नाउ.
टोटल बताना है सिर्फ। 5 seconds, 5 4 3 2 1 ओवर। चेक द आंसर। तो आपका आंसर आएगा 1.22। अगर वेट्स इक्वल हो, एक शॉर्टकट भी बता सकते हैं आपको कि अगर ये वेट्स इक्वल हो तो आपको सिंपल एवरेज लेकर भी आपका काम हो जाएगा। मान लो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि टेबल ड्रॉ करें, तो अगर वेट्स इक्वल हो तो आप बीटा का सिंपल एवरेज भी लेंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। पिछले 5 क्वेश्चन में किया था हमने, राइट। एनीवे अभी हमने कर दिया है। केस 2 पर आना। केस 2 में क्या लिखा हुआ है? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो व्हेन द कंपनी इन्वेस्ट 15% इन सी। तो यहाँ पे पहले 15% लिख दो सी में, 10% इन 15% इन ए, 15% इन ए लिख दीजिए एंड 10% इन ई। तो 0.40 खर्च हो गए, बचा 0.60 डिवाइड बाई 2। तो बी और डी में 0.30 होगा। बीटा सेम बीटा यूज कर लो, वापस 5 सेकेंड मल्टीप्लाई टोटल, लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई टोटल, मल्टीप्लाई टोटल 5 बार टोटल कर लिया। चेक करते हैं कि क्या आपने ये सही लिखा है। तो इसका आंसर आ रहा है 1.335। 1.335 चेक कर लीजिए। इज इट 1.335? 1.335। अब एक क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करता हूं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में। वैरायटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में उतना ज्यादा फायदा होगा। तो एक क्वेश्चन 105 है, पेज 61 ऑफ दिस चैप्टर। पेज 61 पे आना ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन जो है ना आपको दिख रहा है 6 मार्क्स के लिए। इतना इजी कि मत पूछो। A company pays a dividend of rupees 2 per share with a growth rate of 7%. Okay. The risk-free rate is 9% and the market rate of return is 13%. Company has a beta of 1.50. However, due to a decision of the finance manager, beta is likely to increase to 1.75. Find out the present as well as the likely value of the share after the decision. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले बीटा 1.5 था तो शेयर की प्राइस कितनी होगी। बाद में बीटा चेंज हो गया, बीटा बढ़ गया तो शेयर की प्राइस कितनी होगी। इज इट राइट? ये आपको कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमें कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन मॉडल, D1 अपॉन K माइनस जी। बिकॉज आपका अल्टीमेट क्वेरी क्या है? प्राइस निकालना। D1 दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कौन से मॉडल से निकालेंगे इस क्वेश्चन में? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, CAPM। ठीक है, तो 2 कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी तो आपका 2 प्राइस भी आएगा। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है। इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखना, नोटबुक स्टार्ट करो, नोटबुक में लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। फिर राइट हैंड साइड बीटा लिखना, क्योंकि 2 केसेस दिए हैं, एक अगर बीटा 1.5 हो और दूसरा बीटा 1.75 हो। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बीटा, अंडर दैट एक 1.50, 1.75। पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप ए में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिखना RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF।
RF कितना है 9%, तो आप यहाँ पे या तो 0.09 लिखो या 9 लिखो, सिर्फ 9, जैसे आपको ठीक लगे, प्लस 1.50 इंटू मार्केट रिटर्न कितना है 13 माइनस 9, या 0.13 माइनस 0.09। पॉइंट्स में लिखना है तो फिर सारे पॉइंट्स में होंगे, तो आपका आंसर आ रहा है 0.15 यानी 15%। उसी तरह यहां ट्राई करो, 0.09 प्लस 1.75 इंटू 0.13 माइनस 0.09, सॉल्व करना, आंसर 0.16 आ रहा है, तो आप उसको 16% लिख सकते हैं। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, डिविडेंड है, ग्रोथ रेट है, तो गॉर्डन मॉडल यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे पॉइंट बी, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला लिखना D1 अपॉन KE माइनस जी, D1 अपॉन KE माइनस जी। क्वेश्चन में एक ड्राफ्टिंग इशू है, अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। अब क्वेश्चन में बहुत क्लियर नहीं है कि ये 2 रुपीज नेक्स्ट डिविडेंड है या लास्ट डिविडेंड है, D1 है या D0 है, तो हम अज्यूम करेंगे ये D1 है, ठीक है, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 अपॉन 0.15 माइनस 0.07, 2 अपॉन 0.15 माइनस 0.07, तो इसका आंसर आएगा 25। चेक कर लेना, 25 आ रहा है। सेकेंड आंसर 2 अपॉन 0.16 माइनस 0.07, 2 अपॉन 0.16 माइनस 0.07, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 22.22, 22.22। एक अजम्पशन लिखकर आंसर कंप्लीट करेंगे। assumption, it is assumed that dividend given in the question is expected dividend, that is D1. Dividend given in the question is expected dividend, that is D1। तो ये बस इतना कम एफर्ट्स में आपको 6 मार्क्स तक मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 134, बहुत आगे आना होगा, 134 इस बुक में पेज नंबर 114 पे है, पेज 114, और इस क्वेश्चन का सोर्स है May 17 RTP, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सनराइज लिमिटेड लास्ट ईयर पेड डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। अब यहां पे इन्होंने ठीक लिखा है पेड डिविडेंड, तो ये क्या हो गया D0 हो गया, एंड ग्रोथ रेट इज 9%, the risk free rate is 11%, market return is 15%, beta factor 1.50. However, due to the decision of the board to grow inorganically in the recent past, beta is likely to increase to 1.75। यानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डिविडेंड को पेड किया और अमाउंट चेंज किया है। ओके, तो कंपनी ग्रो करना चाहती है, उसके लिए वो दूसरी कंपनी अक्वायर करेगी इनऑर्गेनिकली, मतलब वो और कंपनीज अक्वायर करेगी अलग अलग फील्ड की। तो अब क्या होगा कि रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो बीटा बढ़ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अंडर CAPM। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होगा एग्जाम में। इसमें 2 चैप्टर मिक्स है, एक तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है और दूसरा CAPM मॉडल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द लाइकली वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन। दोनों क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक फर्क नजर आया
कि यहाँ पे आपको डिविडेंड, पेड डिविडेंड दिया है, वहाँ पेज डिविडेंड दिया हुआ था, पेड और पेज। तो हम पेड दिया तो इसमें अजम्पशन का काम ही नहीं है, आप लिख सकते हैं कि ये पास डिविडेंड है। हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ, नोटबुक में लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, बीटा 1.50, यहाँ भी 1.50, 1.75, यानी इंस्टीट्यूट ने इसको भी चेंज करने की मेहनत नहीं की। पहले पॉइंट ए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। इस क्वेश्चन में ये फिगर्स चेंज किया है इन्होंने, RF 11 किया है प्लस बीटा 1.5, RM 15 माइनस 11। सॉल्व करेंगे 17%। दूसरे केस में 11 प्लस 1.75 इंटू 15 माइनस 11, सॉल्व करेंगे 18 आएगा। चेक करना 17 और 18%। और बी लिखना वैल्यू ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर फॉर्मूला D1 अपॉन KE माइनस जी, D1 अपॉन KE माइनस जी। ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा है ना, ब्रैकेट में KE लिख दो। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड जो दिया गया पास्ट डिविडेंड है 20 इंटू 1.09 अपॉन 17% माइनस ग्रोथ रेट 9%। सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है 272.50। चेक कर लेना। दूसरे केस में जाएंगे, 20 इंटू 1.09, ग्रोथ रेट 9% है, डिस्काउंट रेट 18%, ग्रोथ रेट 9%, डिवाइड बाई 18% माइनस 9%। सॉल्व करेंगे, हाउ मच यू आर गेटिंग 242.22। हो गया आंसर कंप्लीट। अजम्पशन की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा था लास्ट डिविडेंड वाज 20 रुपीज पर शेयर। तो इस तरह से आंसर आप अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे, इंस्टीट्यूट ये 4 नंबर चेक करेगी और अगर चारों सही है तो जितने भी मार्क्स होंगे उतने आपको अलोकेट किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आरटीपी का था। अब एक और क्वेश्चन है मई 2018 आरटीपी का। 2 पेज आगे बढ़ना, क्वेश्चन 136। पहले बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। पेज 116 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन मिल गया। मिस्टर फेडअप, क्या नाम दिया इसका, मिस्टर फेडअप, wants to invest an amount of rupees 520 lakh and had approached his portfolio manager. The portfolio manager had advised Mr. Fedup to invest in the following manner. तो इसने एक 5 सिक्योरिटी आइडेंटिफाई की है। ये सिक्योरिटीज के नाम है, लिखा है ना सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का नाम है यानी कंपनी का नाम है मॉडरेट, बेटर, गुड, वेरी गुड, बेस्ट। और कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर ने उनको सलाह दी है, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 लाख एंड 160 लाख। तो ये टोटल करेंगे तो 520 हो जाएगा। एनीवे, और इन सब का बीटा आपको दिया हुआ है 0.5, 1.8, 1.2, 1.5। क्वेश्चन क्या है, एडवाइस मिस्टर फेडअप इन रिगार्ड टू द फॉलोइंग यूजिंग CAPM मेथोडोलॉजी। फर्स्ट इज की एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, तो उसके लिए पहले आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ेगा। इस बार बीटा दिया हुआ, अमाउंट दिया, अमाउंट को वेट्स में कन्वर्ट करेंगे।
अमाउंट को वेट्स में कन्वर्ट करेंगे, वेट इंटू बीटा, वेटेड बीटा, और एक बार पोर्टफोलियो बीटा आ गया, फिर आपको दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न 8% है, आरएफ, निफ्टी इज यील्डिंग 10%, निफ्टी यानी आरएम, निफ्टी यानी मार्केट ही हो गया ना, 50 सिक्योरिटी का ये इंडेक्स, ऑल टॉप ब्लू चिप कंपनीज, बढ़िया बढ़िया कंपनी, तो इसको हम 10% को आरएम ट्रीट करेंगे। आरएफ दिया है, आरएम दिया है, पोर्टफोलियो बीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। अगर बेटर में अमाउंट इन्वेस्ट करने की जगह निफ्टी में इन्वेस्ट करें, और निफ्टी का रिटर्न कितना है 10%, और मार्केट का बीटा कितना होता है, बोलो, मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा होता है 1। तो अगर मैं बेटर को निकाल कर निफ्टी को ऐड करूं अपने पोर्टफोलियो में, तो हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा। कल एक क्वेश्चन में आपने सिक्योरिटी बी को निकाल के आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, आज वही क्वेश्चन दोबारा लौट आया है, आप एक सिक्योरिटी को हटा के निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस समझो, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा 0 होता है, निफ्टी और मार्केट पोर्टफोलियो या सेंसेक्स का बीटा 1 होता है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 से लेकर 6 मार्क्स तक के लिए आ सकता है। तो पहले हम नोटबुक निकालेंगे और वहां लिखेंगे स्टेप 1, नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, बीटा, अमाउंट, रुपीज लाख, रुपीज लाख को वेट्स में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, एंड देन वेट इनटू बीटा, वेटेड बीटा इस पोर्टफोलियो बीटा। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। वेट कर रहा हूं कि आप मुझे फाइनल आंसर टोटल बताएंगे लास्ट कॉलम का, दैट इज पोर्टफोलियो बीटा। हो गया, पहले वेट चेक कर लेते हैं। 60 बाई 520.115, 80 बाई 520.154, 0.192, 120 डिवाइड बाई 520.231, 160 डिवाइड बाई 520 इज 0.308। आप वेट्स को यहाँ पे 3 या 4 या 5 डिजिट में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पॉइंट्स में भी नहीं लिखना है तो जस्ट 60 बाई 520, 80 बाई 520, 100 बाई 520 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बीटा कॉलम और ये वेट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेना। टोटल आ रहा है, हाँ जी, चेक करना, टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.1043 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली। एक डेसिमल के बाद ये सेकेंड डिजिट या थर्ड डिजिट अगर थोड़ा डिफरेंट है तो इट्स ओके। पोर्टफोलियो बीटा आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, तो अब आप पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं। नीचे लिखना है स्टेप 2, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM। कई बार कर चुके हैं,
तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ दिया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न 8%। बीटा आपने जो कैलकुलेट किया स्टेप 1 में वो बीटा लिखो 1.1043। और आर एम मतलब निफ्टी का जो रिटर्न दिया है वो मार्केट रिटर्न है। निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मार्केट, निफ्टी मार्केट पोर्टफोलियो का रिप्रेजेंटेटिव है, -8। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 10.2086%। अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो वहां पे भी उन्होंने 10.208% आंसर दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। ओके, तो अब जरा सिक्योरिटी बेटर को देखो टेबल में। सिक्योरिटी बेटर का बीटा कितना है? 1। अब यहां पर आपकी थोड़ी इंटेलिजेंस की टेस्टिंग होगी कि निफ्टी का बीटा कितना होता है। निफ्टी का बीटा भी 1 होता है। तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे बेटर का तो 10% आएगा, और निफ्टी का भी रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% आएगा। समझ लो पहले। सर 10 कैसे आया? आपके सवाल कभी कभी मुझे चकित कर देते हैं। वो 8 प्लस बीटा 1, 10 माइनस 8, तो 10% ही आएगा ना। जिस स्टॉक का बीटा 1 होता है उसका रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न के बराबर होता है 10%, और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न तो वैसे भी 10% है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप बेटर को निफ्टी से रिप्लेस करते हैं तो क्या आपका पोर्टफोलियो रिटर्न चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति तुरंत जवाब देगा कि अगर मैं 10% रिटर्न वाले स्टॉक को 10% वाले ही रिटर्न वाले निफ्टी से रिप्लेस करता हूं तो मेरे रिटर्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरे का पूरा टेबल वापस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ निफ्टी भी लिखोगे तो बीटा 1 होगा, तो निफ्टी सिर्फ नाम में परिवर्तन हुआ, बाकी कैलकुलेशन तो वही आएगा टोटल। अगर कैलकुलेशन का टोटल वही आएगा तो आपका फाइनल आंसर भी वही आएगा। कल हमने एक स्टॉक को रिस्क फ्री एसेट से रिप्लेस किया था, तो स्टॉक का बीटा कुछ 1.2 था और रिस्क फ्री एसेट का बीटा 0 था, इसलिए हमारा आंसर चेंज हुआ। लेकिन आज हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, तो हम अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देंगे, सिर्फ एक नोट लिखेंगे और आंसर क्लोज करेंगे। लिखेंगे आंसर में, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर पार्ट 2 नोटबुक में लिख रहे हैं, द बीटा ऑफ सिक्योरिटी बेटर इज 1। ये टेबल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीटा ऑफ सिक्योरिटी बेटर इज 1, which clearly indicates that this security shall yield same return, this security shall yield same return as market return, this security shall yield same return as market return, this security shall yield same return as market return. Hence, there will be no difference. Hence, there will be no difference if security better is replaced with Nifty. Hence, there will be no difference if security better is replaced with Nifty. Full stop, answer over. कैलकुलेट करके बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका आंसर वापस उतना ही आएगा, आपका बीटा भी उतना ही आएगा। तो सब कुछ सिर्फ रिपीट करना है, सिर्फ एक बेटर वर्ड की जगह निफ्टी लिखना है और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 6 मार्क्स।
अब कुछ पेजेस और आगे बढ़ो, एक और फंडामेंटल क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आता रहता है। 145, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वहां पर एक क्वेश्चन लास्ट में दिखेगा मिस प्रीति, उस क्वेश्चन को नंबर दे दो 145 बुक में। ओके, मिस प्रीति, अ स्कूल टीचर आफ्टर रिटायरमेंट has built up a portfolio of rupees 1,20,000 which is as follows। तो इनके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं, दिख रहा है आपको A B C D E F G H I J K L, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर इन रुपीज, और यहाँ बीटा दिया हुआ है। तो एक पोर्टफोलियो है जिसमें 4 स्टॉक है। हर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट श्री विजय has advised her to bring down the beta to 0.8। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कह रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो का बीटा है उसको 0.8 पर लेकर आना होगा, उसको हमें 0.8 पर लेकर आना होगा। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा। तो ये पहला क्वेश्चन तो अभी जैसे आपने किया वैसे ही करना है। पहले इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपको एक कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे वैल्यू का, वैल्यू निकालने के बाद उसको वेट में कन्वर्ट करना, वैल्यू निकालने के बाद वेट में कन्वर्ट करना, वेट में कन्वर्ट करने के बाद बीटा से मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिलेगा पोर्टफोलियो बीटा। 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और एग्जाम का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे May 19। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इतने इजी आते हैं। हाँ जी, इतने इजी आते हैं, और क्या चाहिए। इंस्टीट्यूट तो पूरी कोशिश कर रही है कि आप पास हो जाएं। हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, सेकेंड क्वेश्चन आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करेगा। हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी बॉट इन। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज 0। कल भी बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो का बीटा कम होगा। अब इस बार उन्होंने आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना आप ऐड करोगे कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा घटकर 0.8 हो जाए। यानी इस बार मेरा पोर्टफोलियो बीटा दिया हुआ है 0.8। आपके पोर्टफोलियो में ये 4 स्टॉक तो रहेंगे ही, एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी होगा। ओके, और इसको ऐड करने के बाद जब आप पोर्टफोलियो बीटा निकालो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, पोर्टफोलियो बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0.8। तो आपको एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करके वो हो जाएगा। इज इट राइट कि हमें टारगेट बीटा दिया हुआ है 0.8, 4 स्टॉक ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसमें एक 5वां आपको और ऐड करना है, उसका बीटा 0 है, ये हमें पता है। सिर्फ उसकी अमाउंट निकालनी, वो अमाउंट कितना होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो बीटा फाइनल आंसर 0.8 हो जाए। उसको आप कैसे भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं और ऐसे क्वेश्चन 4, 6, 8 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेप 1 क्या लिखोगे बोलो। पहला स्टेप 1 लिखना कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा। जो पहला क्वेश्चन है वो तो बोनस मार्क है, जिसको भी थोड़ी बहुत आइडिया इस चैप्टर की वो कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा नोटबुक में लिखना। प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी क्लास में जितना मैक्सिमम हो सके। ठीक है, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस के भी कई क्वेश्चन मैं ले रहा हूं प्रैक्टिस करवाने के लिए। सिक्योरिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, वेट, वेट, बीटा,
वेट इनटू बीटा, वेट इनटू बीटा। तो इस बार हमने क्या किया, एक टोटल वैल्यू कॉलम ऐड किया है, क्योंकि बगैर वैल्यू के आपका वेट्स नहीं निकलेगा। 6 कॉलम ड्रॉ कर लिया आपने। कुछ जगहों पे हमने नंबर्स भी लिखा है, नंबर ऑफ शेयर के नीचे 1 लिखा है और मार्केट प्राइस के लिए 2 लिखा है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू 2 लिखा है। इज इट राइट? वैसे वो बहुत सिंपल है। अभी लिखना सिक्योरिटी ABC, यहाँ पे लिखना DEF GHI JKL। क्वेश्चन बुक सामने रखो, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना 1000, देन 500, देन 800, देन 200। मार्केट प्राइस पर शेयर लिखना 50, 20, 25, 200। और ये बीटा कॉलम में जाके बीटा लिख दो 0.9, 1, 1.5, 1.2। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और उसका टोटल करना है। चलिए मेरे साथ साथ, विदाउट कैलकुलेटर भी हो जाएगा। 1000 इंटू 50, 50,000, 500 इंटू 20, 10,000, 800 इंटू 25, 20,000 चेक करना, एंड 200 इंटू 200, 40,000। तो ये जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 1,20,000। चेक करना, टोटल अगर गलत हो गया तो आगे सारा गलत हो जाएगा। 1,20,000 करेक्ट। वेट्स कैसे करना है, 50 डिवाइड बाई 120, या तो आप सिर्फ 50 डिवाइड बाई 120 लिख लो। यहाँ पे जिनको फ्रैक्शन में लिखना है कैलकुलेटर उठाओ, 50 डिवाइड बाई 120 करो, 0.4167 आ रहा है। 10 डिवाइड बाई 120, 0.0833, 20 डिवाइड बाई 120, 0.1667, 40 डिवाइड बाई 120, 0.3333। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वेट्स को आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, टाइम कम रहता है एग्जाम में, तो जस्ट 50 बाई 120, 10 बाई 120, 20 बाई 120, 40 बाई 120, तो आपका कैलकुलेटर यूज करने का टाइम भी बच जाता है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आंसर लिखो और उसका टोटल करके बताओ। 5 सेकंड में वेट करूंगा। वेट इनटू बीटा, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, एग्जाम में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है। हो गया, चेक करना आंसर। लगभग आंसर 1.108, लगभग आंसर 1.108 आ रहा है। इज इट राइट? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट बीटा, ऊपर दिख रहा है प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि अभी मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे यहां जाना है 0.8 पर। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक आइटम और ऐड करना पड़ेगा, रिस्क फ्री एसेट, जिसका बीटा 0 होगा। आपको उसकी अमाउंट निकालनी है। क्वेश्चन समझेगा तो ही आंसर समझेगा। ये अमाउंट एक यहाँ पे आपको ऐड करना है, उसका वेट निकालना है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये फाइनल आंसर जो है 0.8 आना चाहिए। यानी रिस्क फ्री एसेट को अगर मैं इंक्लूड करके वेटेड एवरेज बीटा निकालूं तो मेरा आंसर 0.8 आना चाहिए। ठीक है। अब वापस समझो, ये 4 तो अपनी जगह फिक्स्ड है, ये 4 पोर्टफोलियो, 4 स्टॉक अपनी जगह फिक्स्ड है। इन चारों को मैं एक ट्रीट करता हूं, इसको मैं एक नाम दे दूंगा W। ठीक है। और इसका जो पोर्टफोलियो बीटा है 1.108। ये हो गया स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जिसका वेट होगा नए पोर्टफोलियो में W।
और एक होगा रिस्क फ्री एसेट। अभी मुझे रिस्क फ्री एसेट देना है, आपको पता है टोटल वेट 1 होता है, तो जो रिस्क फ्री एसेट होगा उसका वेट होगा 1 माइनस शेयर्स का वेट। शेयर्स का वेट हमने कितना दिया है W, तो 1 माइनस W, और इसका बीटा है 0। तो आपने पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला सीखा है, वेटेड एवरेज बीटा W इंटू 1.108 एंड 1 माइनस W इंटू 0 शुड बी इक्वल टू 0.8। तो अब एक पोर्टफोलियो ट्रीट करो जिसमें दो आइटम ट्रीट करो, स्टॉक एंड रिस्क फ्री एसेट। स्टॉक का बीटा 1.108 है, रिस्क फ्री एसेट का बीटा 0 है, स्टॉक का वेट W है, रिस्क फ्री एसेट का वेट 1 माइनस W है। तो अब एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम W और 1 माइनस W निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नए पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट का वेट कितना होना चाहिए और शेयर्स का वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नीचे अभी लिखना, टेबल खत्म हो गया, क्लोज करो, लिखना स्टार्ट करना, पोर्टफोलियो बीटा ब्रैकेट में एट प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा लिख सकते हैं। एट पोर्टफोलियो बीटा एट प्रेजेंट 1.108, ये हमने स्टेप 1 से कैलकुलेट किया है। फिर नीचे लिखना रिक्वायर्ड बीटा। कई बार इन्वेस्टर चाहता है कि उसका रिस्क कम हो, रिस्क कम करने के लिए आपको बीटा कम करना पड़ेगा। बीटा कम करने के लिए आपको रिस्क फ्री एसेट लाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। पॉइंट 3 लिखना, बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज 0। बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी 0। फिर लिखना लेट द वेट ऑफ शेयर्स, लेट द वेट ऑफ शेयर्स एक साथ, शेयर्स को एक बंडल समझो, एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इसको एक दूसरा आइटम समझो। यानी ये पोर्टफोलियो में दो आइटम है, एक तरफ ये चारों शेयर और एक तरफ ये रिस्क फ्री एसेट। इसका वेट W है, इसका वेट 1 माइनस W, बी W एंड 1 माइनस W। क्योंकि आपको पता टोटल वेट 1 होता है, इसको मैंने W असाइन किया तो दूसरा वाला 1 माइनस W होगा। नेक्स्ट लाइन लिखना, पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा। पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा। अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करके दोनों का वेट्स निकाल लेंगे। पोर्टफोलियो बीटा चाहिए 0.8, पोर्टफोलियो बीटा में कितना चाहिए 0.8, और स्टॉक का बीटा कितना है 1.108, शेयर का बीटा है 1.108 इंटू वेट W, ये हो गया शेयर्स, प्लस 1 माइनस W, ये हो गया रिस्क फ्री एसेट का वेट, इंटू 0, ये उसका बीटा जो ऊपर लिखा था हमने। अगर मैं देखूंगा तो ये वाला पोर्शन अभी 0 हो जाएगा, 1 माइनस W इंटू 0 विल बी 0, सो आवर नेक्स्ट लाइन विल बी 0.8 इक्वल टू 1.108 W। तो अब ये सिंपल हो गया, W इज इक्वल टू ये 0.8 डिवाइड बाई 1.108, 0.8 डिवाइड बाई 1.108 सॉल्व करना, W इक्वल टू 0.722 और 72.2%। तो ये हो गया शेयर्स का वेट पोर्टफोलियो में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, 1 माइनस W इक्वल टू 1 माइनस 0.722, चेक करना, 0.278 चेक करना, 27.8%। ये क्या हो गया, ये है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का वेट हमारे नए पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट लाइन, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यूज 1,20,000, ये शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू 1,20,000 है और उसका वेट है 72.2%। तो क्या हम पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, अगर शेयर्स जो कि पोर्टफोलियो का 72.2% रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें हमने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं,
तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 72.2% की वैल्यू 1,20,000 है, तो 100% की वैल्यू होगी 1,66,205। तो हमारा अगला सेंटेंस होगा डिजायर्ड पोर्टफोलियो वैल्यू, डिजायर्ड पोर्टफोलियो वैल्यू 1,20,000 डिवाइड बाई 72.2% इक्वल टू, चेक करना, 166,205। यानी ये पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 166,205 है, उसमें शेयर्स का अमाउंट 1,20,000 है। तो आप पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट कितना ऐड करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। डिजायर्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट विल बी, टोटल है 1,66,205, उसमें शेयर्स हैं 1,20,000 के, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए 46,205। चेक करना, 46,205। तो अगर मैं एक पोर्टफोलियो बनाऊं जिसमें 4 शेयर्स हों, एक रिस्क फ्री एसेट हो, शेयर्स की वैल्यू 1,20,000, रिस्क फ्री एसेट की वैल्यू 46,205, और इसका अगर मैं बीटा निकालूं तो ये 0.8 होना चाहिए। तो अब हम एक क्रॉस चेक करेंगे कि क्या आपके द्वारा निकाला गया आंसर सही है या नहीं। तो नीचे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड पोर्टफोलियो एंड रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड पोर्टफोलियो एंड रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड पोर्टफोलियो एंड रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा। तो अब हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा, इसमें 4 शेयर तो रहेंगे ही, एक 5वां आइटम भी ऐड हो जाएगा, रिस्क फ्री एसेट। तो फॉर्मेट ड्रॉ करना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली ये टोटल वैल्यू कॉलम ड्रॉ करो, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है ना, तो वापस पहले 2 कॉलम को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे नोटबुक में, 1 2 3 4 5। लिखो एक बार वापस, सिक्योरिटी, टोटल वैल्यू, वेट, बीटा, वेट इनटू बीटा। सिक्योरिटी में लिखना ABC, DEF, GHI, JKL, रिस्क फ्री एसेट। ये 4 वैल्यू वापस कॉपी करना, 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया 46,205। तो इस बार क्या होगा, वेट्स चेंज होगा, वेट्स चेंज होगा। फिर से एक बार वेट्स निकालना, 50,000 डिवाइड बाई 166,205, 50,000 डिवाइड बाई 166,205 इक्वल टू, तो ये 0.3008 आ रहा है। इसी तरह बाकी ट्राई करो, 10,000 डिवाइड बाई 166,205, 0.0602, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाई 166,205, या तो इसी को डबल कर दो, क्योंकि 10,000 का 20,000 हो रहा है तो डबल हो गया, 20 का 40 हो रहा है उसको डबल कर दो, शॉर्टकट, ठीक है। और ये अमाउंट का वेट निकालो, ये ऑलरेडी निकाले हमने पहले आंसर में, आपको याद होगा तो चेक कर लो सिर्फ। 46,205, 46,205 डिवाइड बाई 166,205, 0.2780 आ रहा है ना, ठीक है। एक बार मैं सब इरेज करूं, बीटा वापस लिख लो, 0.9, 1, 1.5 और 1.2। ध्यान रखना इसका बीटा 0 होगा, रिस्क फ्री एसेट का बीटा 0, मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा 1, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। अब सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, 0.3008 इंटू 0.9, 0.271, 0.0602 इंटू 1, सेम फिगर 0.0602, 0.1203 इंटू 1.5, 0.180, 0.2407 इंटू 1.2, 0.289, एंड इसका 0 ही आएगा। लास्ट कॉलम का टोटल करना, क्रॉस चेक करना,
टोटल ऑफ द लास्ट कॉलम शुड बी 0.8। तो क्या हमारा पोर्टफोलियो का वेट हमने घटा दिया? घटा दिया। अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि मान लो कि इन्वेस्टर के पास 1,20,000 रुपए है। मान लो इन्वेस्टर के पास 1,20,000 रुपए हैं और वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में 1,20,000 को हम शेयर्स और रिस्क फ्री एसेट में एलोकेट कर देंगे। एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। नोट, इफ द इन्वेस्टर cannot bring risk-free investment of rupees 46205, in that case she has to sell shares of rupees 46205, sorry not 46205, मैं अमाउंट निकालूंगा बाद में। she has to sell shares and buy RFA, risk free asset, and buy RFA, risk free asset। तो क्या करना पड़ेगा? हमारा वेट्स तो ऑलरेडी आ गया है। अमाउंट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट लाइन में लिखना। अगर आप चाहते हैं कि 1,20,000 रुपए में हमारा काम हो जाए, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा 0.278 इंटू 1,20,000। 1,20,000 आपके पास टोटल है और आपको चाहिए कि इसका वेट हो पोर्टफोलियो में 0.278, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 33,360 रुपीज के शेयर्स बेचने होंगे एंड 33,360 रुपीज के रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बाय करने होंगे। सो अमाउंट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 33,360। ओके, सेल शेयर्स ऑफ रुपीज 33,360 and buy risk free asset of rupees 33,360। तो उस केस में हमारा क्या होगा? ये टोटल 1,20,000 ही रहेगा और ये जो शेयर्स हैं इनको हम 5:1 के रेशियो में सेल करेंगे। कितना? 33,360। ओके, शेयर्स को अगर मैं उसी रेशियो में सेल कर दूं तो हमारा वेट्स चेंज नहीं होगा, शेयर्स का वेट्स चेंज नहीं होगा। तो अगर आप पूछेंगे शेयर्स कितने कितने के बेचने चाहिए, तो टोटल शेयर बेचना है 33,360, उसको हम 5:1:2:4 के रेशियो में सेल करेंगे चारों शेयर, तो हम ताकि हमारा जो शेयर्स का वेट है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, शेयर्स का वेट, शेयर्स का बीटा चेंज नहीं हो। तो आपको ए बी सी ये जो 4 शेयर हैं इनको 5:1:4 के रेशियो में बेचना होगा। ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लो। द शेयर्स विल बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 5:1:2:4। शेयर्स विल बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 5:1:2:4। बस इतना काफी है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी है। उनको लगता है कि इन्वेस्टर के पास एडिशनल फंड्स हैं जिसके द्वारा वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बाई कर सकता है, लेकिन अगर नहीं हो तो आपको शेयर्स बेचकर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना होगा। तो शेयर्स घट जाएगा 33,360 से और एक नया एसेट आ जाएगा रिस्क फ्री एसेट 33,360 का, और आपका टोटल जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो घटकर 0.8 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आंसर इज ओवर। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो वो पूछते हैं कि
आप कितने का रिस्क फ्री एसेट लाएंगे कि पोर्टफोलियो का बीटा घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, अभी हम एक और नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। रोज अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक यूजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस मेथड। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि वी कैन आइडेंटिफाई कि ये स्टॉक की जो प्राइस दी हुई है, क्वेश्चन में दिया प्राइस ऑफ एबीसी शेयर 50 रुपीज है। नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है शुड वी बाई और सेल। टिपिकल क्वेश्चन आता है, आपने इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में भी किया था, लेकिन वहां पर हमने जो शेयर की प्राइस है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकाली थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहता था। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो CAPM द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद इसे एज अ डिस्काउंट रेट यूज करके हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो मैंने नीचे नोट में सब कुछ लिखा है, इसलिए वहीं से पढ़ते हैं डायरेक्टली। क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि क्या हमें ये शेयर परचेस करना चाहिए या नहीं। अगर आपको प्राइस दी हो तो आपको करंट प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करना है। क्या करेंगे इस चैप्टर में, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। देखो लिखा हुआ मेथड वन इज इक्विलिब्रियम प्राइस मेथड। ये इजी है, प्राइस समझना इजी है। और मेथड 2 है रिक्वायर्ड रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ कंपेयर करना, वहां थोड़ी बहुत कभी कभी डिफिकल्टी आती है। एनीवे ये बहुत इजी है। तो यहाँ क्या करना है कि अगर आपको प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करना है तो इस चैप्टर में पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे यूजिंग CAPM फॉर्मूला। वहां पर एक फॉर्मूला लिख दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू बुक में RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सर हम कहाँ हैं, हम पेज नंबर 28 ऑफ दिस चैप्टर पे है और पैराग्राफ 44 में हम। ठीक है, दिख गया अभी। स्टेप 1 कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM। फॉर्मूला वापस लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे अब तक आपको याद हो गया होगा। और दूसरा है स्टेप 2 कंप्यूट इक्विलिब्रियम प्राइस गॉर्डन फॉर्मूला वेयर K इज कंप्यूटेड एज पर स्टेप 1। तो यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख लें, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G, D1 अपॉन K माइनस G। ओके, अब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, नीचे लिखना। कि एक तो है कि एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि करंट मार्केट प्राइस इतना है, वो हमारे द्वारा कैलकुलेटेड गए इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। ओके, जो करंट मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, यानी होना चाहिए 60, मिल रहा है 50 में, 60 का शेयर 50 में मिल रहा है, तो अंडर वैल्यूड हुआ। नीचे आपको सिचुएशन, इवैल्यूएशन और एक्शन कॉलम कंप्लीट करने हैं, लिखते जाओ पेंसिल से वहां पे। एक्चुअल MP इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, MP यानी मार्केट प्राइस। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्या करेंगे, बाई। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एक्चुअल MP इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम MP। हमने कैलकुलेट किया तो 40 आया, लेकिन मार्केट में शेयर 50 में, ओवर वैल्यूड है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा ओवर वैल्यूड है, लोग बेचने लग जाएंगे, इसकी प्राइस घटेगी। उसकी प्राइस घटेगी तो आपको क्या करना चाहिए, आज उसको सेल करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइस घटने वाली है। शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आज हायर प्राइस में बेच दो, बाद में कम प्राइस पे उठा लेना, तो आपको फायदा होगा। ओके,
उसको बोलते हैं सेल या शॉर्ट सेल। और तीसरा क्या है, एक्चुअल एमपी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे करेक्टली वैल्यूड। करेक्टली वैल्यूड में आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, जो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न उतना ही मिलेगा। होल्ड, इसको लिखेंगे होल्ड, नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जितना आपकी एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जितनी रिक्वायर्ड रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आप होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 40 आया है, 40, 10 मार्क्स, लेकिन बहुत पहले आया था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस दिन था, क्योंकि ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन 100 साल पहले भी आया था, आज भी वो क्वेश्चन रिलेवेंट है, क्योंकि ना तो लॉ की वजह से आंसर चेंज होगा, ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, ना कोई इंड एस की वजह से। ओके, इसलिए जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको अलग अलग बुक से, अलग अलग टाइप के, उतना अच्छा है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले आया था एक बार। द बीटा ऑफ ASF लिमिटेड इज 1.4. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग 8% रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड एंड अर्निंग। ग्रोथ रेट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, लास्ट डिविडेंड वाज ₹4 पर शेयर। तो डी 0 है। क्वेश्चन की क्लियरिटी देखिए, लास्ट डिविडेंड लिखा हुआ है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10, तो रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न हो गया RF। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो is 15% RM. The current market price of one share of ASF Limited is ₹36. इस बार उन्होंने करंट मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट में शेयर 36 रुपए में ट्रेड हो रहा है, बिक रहा है, मिल रहा है। What will be the equilibrium price per share of ASF? एक बार ये आंसर आ गया, जो बहुत इजी है। पहले आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे और उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे। CAPM पहले लगाना है, उसके बाद गॉर्डन मॉडल। एक बार इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, जो भी आएगा उसको 36 के साथ कंपेयर करेंगे, 36 के साथ, और उसके अनुसार आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, वुड यू एडवाइज परचेजिंग द शेयर। वो कैलकुलेट करने के बाद ही हम यस या नो लिख सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा, पहले दिमाग में एक फ्लोचार्ट बनाओ कि हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला D1/K माइनस जी, के मिसिंग है, तो के का फॉर्मूला है CAPM, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो स्टेप 1 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ cost of equity, calculation of cost of equity as per CAPM, K is equal to RF plus beta into RM minus RF। K is equal to 10 plus 10 दिया हुआ है, प्लस बीटा कितना दिया देखना, फर्स्ट लाइन में 1.4, RM दिया हुआ है थर्ड लाइन में 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 5 इंटू 1.4 7 प्लस 10 17। सो के ही आपका 17% आएगा। स्टेप 2 लिखना, इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला, P0 इक्वल टू D1/K माइनस जी। फॉर्मूला कहता है D1 यूज करो। इंस्टीट्यूट ने आपको लास्ट डिविडेंड ₹4 दिया है, तो डिविडेंड जो है वो 8% से बढ़ेगा अगले साल। ₹4 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 17%, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी CAPM द्वारा आपने निकाला,
8% क्या है? 8% डिविडेंड ग्रोथ रेट है। सॉल्व करना अपने से, आंसर बोलो, 3 सेकंड में आंसर बोलो। 48 रुपीज। इज इट 48? 48 रुपीज आप देने के लिए रेडी हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। 48 में भी ये शेयर खरीदते हो तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न 17% है वो टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन मार्केट में मिल रहा है 36 रुपीज में। 48 का शेयर 36 में मिल रहा है। ये पेन 48 रुपीज का आपको 36 में मैं दे रहा हूं, क्या करोगे? खरीद लोगे? यस। लिखना एडवाइस, आपसे पूछा था व्हाट एडवाइस वुड यू गिव। तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ब्रैकेट में ₹36 is less than the intrinsic value of share, is less than the intrinsic value of share ब्रैकेट में ₹48, comma the share is underpriced, the share is underpriced, share is underpriced, full stop, hence it should be bought, hence it should be bought, hence it should be bought, hence it should be bought। Hence it should be bought। ये आपका आंसर हो गया। तो आजकल ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए नहीं आता है, अब स्टूडेंट होशियार हो गए, तो अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है। ओके, हमारा जो टॉपिक अभी आज हमने कॉन्सेप्ट लिया, हाउ टू आइडेंटिफाई अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड स्टॉक, उसमें 2 मेथड है। एक मेथड जो अभी आपने देखा कि एक्चुअल प्राइस वर्सेस इक्विलिब्रियम प्राइस को कंपेयर करना, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 40 लिया आपने। लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस नहीं दिया रहता है, ये दिया रहेगा तो काम अच्छा हो गया, या दोनों दिया रहे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में डेटा इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये दोनों आपको अवेलेबल हो। आपको वो क्या करेंगे, 2 रिटर्न देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न। प्राइस नहीं है ना, प्राइस आप निकाल सकते हैं, ना एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, ना इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल सके उतना डेटा दिया हुआ है। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिक्वायर्ड रिटर्न दिया हुआ है, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि शेयर अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। जैसा कि मैं 1-2 दिन से समझा रहा हूं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम होते हैं। अदरवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न 2 अलग चीजें हैं, दोनों का कैलकुलेशन अलग है और आंसर भी अलग हो सकता है। तो जब जब उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है द स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड, आपने कल भी देखा, इसका मतलब वो अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम है। तो आज हम और थोड़ा क्लोज जाके देखते हैं, क्लोज, एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न। तो पहले मैं रिक्वायर्ड रिटर्न की डेफिनेशन नीचे पढ़ दूं आपके लिए। रिक्वायर्ड रिटर्न मींस द मिनिमम रिटर्न व्हिच द इन्वेस्टर मस्ट गेट टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी। एक कम से कम इतना रिटर्न तो मिले ताकि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, वो है हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न मींस द रिटर्न द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू अर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स डिविडेंड एंड प्राइस। यानी एक शेयर इतने पे बिक रहा है और उस पर इतना डिविडेंड मिलने वाला है, 10 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है, 100 रुपए का शेयर है, तो मैं जानता हूं कि अगर मैं 100 रुपए पे इस शेयर को खरीदूंगा, इस पे 10 रुपया डिविडेंड मिलता है, तो मेरा रिटर्न 10% है। तो वो हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज बेस्ड ऑन द डिविडेंड एंड प्राइस। ओके, जैसे डिविडेंड 10 रुपए देता है अगर कोई शेयर और 100 रुपए में बिक रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा 10% आएगा, अज्यूमिंग 0 ग्रोथ। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतने दिनों में मैंने जानबूझकर आपको इस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं आपको पूछना चाहता था, CAPM कैलकुलेट्स, ऑप्शन ए,
रिक्वायर्ड रिटर्न, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड रिटर्न। CAPM से जो आप कैलकुलेट करते हैं RF प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये जो कैलकुलेशन से आपका जो रिटर्न आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है या रिक्वायर्ड रिटर्न है? काफी सोच में पड़ गए स्टूडेंट, ठीक है। कोई सोच रहा है रिक्वायर्ड है, कोई सोच रहा है एक्सपेक्टेड है, लेकिन आंसर अगर ध्यान से देखो लिखा हुआ है मिनिमम रिटर्न द इन्वेस्टर मस्ट गेट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू अर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स डिविडेंड एंड प्राइस। तो यहाँ तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिविडेंड अपॉन प्राइस। क्या ये CAPM का फॉर्मूला है? नहीं, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है कि अगर ये प्राइस है और ये डिविडेंड है तो आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट हो रहा है। ये हो रहा है, इसमें हमारा कुछ रोल। तो CAPM मतलब हमें कम से कम एक रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए और जो हम रिस्क ले रहे हैं उसकी कॉम्पनसेशन चाहिए। तो CAPM कैलकुलेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे CAPM कैलकुलेट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अंडरलाइन लिख के अंडरलाइन कर दो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये आपकी बुक में लिखना बाकी था क्योंकि आपसे सवाल पूछना था। CAPM कैलकुलेट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, क्या रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल होंगे? जरूरी नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, उस केस में करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, शेयर या तो ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। तो अगला जो टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, अभी वहां पर हम एक 2 कॉलम हमें कंप्लीट करना है, इवैल्यूएशन और एक्शन। इसको ब्लैंक रखा गया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि क्या होगा इस सिचुएशन का जवाब। ठीक है, तो पहला सिचुएशन मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। सपोज एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है, डिविडेंड 10 रुपया है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, जो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला सीखा है ना, डिविडेंड अपॉन प्राइस, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला। इतना प्राइस लगाऊंगा तो इतना रिटर्न आएगा, तो 10% हो गया, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न, एक अज्यूम कर लो, रिक्वायर्ड रिटर्न 8 ले लेते हैं, ये अज्यूम किया हमने, CAPM से हमने कैलकुलेट किया, 8% आया, तो रिक्वायर्ड रिटर्न 8% हो गया। तो सिचुएशन क्या है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। तो अब आप मुझे यहां बताएंगे कि ये अंडर प्राइज्ड होगा या ओवर प्राइज्ड होगा? बोलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए अंडर प्राइज्ड, ऑप्शन बी ओवर प्राइज्ड। बोलो ना जल्दी, अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है यूजिंग CAPM। अभी अपने देखा ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी डिविडेंड अपॉन KE एज पर CAPM। KE एज पर CAPM मतलब KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो 10 रुपये अगर कंपनी देती है और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% ही है, मैं 8% से खुश हूं, इसमें मेरा रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम कॉम्पनसेट हो गया, तो डियर स्टूडेंट, मैं इस शेयर के लिए कितना अमाउंट देने को तैयार हो जाऊंगा? 10 डिवाइड बाई 8%, 125 आ रहा है आंसर। 125 आ रहा है सबका आंसर। ये शेयर मार्केट में 100 में बिक रहा है, इसकी प्राइस होनी चाहिए 125।
125 रुपए होनी चाहिए थी बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन ये एक्चुअली 100 में बिकर अंडर प्राइस्ड है। अगर मुझे प्राइस पता होता तो मैं आसानी से कह सकता था कि ये शेयर अंडर प्राइस्ड है। तो अगर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्चुअल लिख देता हूं, इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, द शेयर इज अंडर प्राइस। ये आप भली भांति कन्विंस हो गए हैं। अब इसी सिचुएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न is greater than required return, expected return is greater than required return, the share is under price। सिचुएशन तो एक ही है। अगर मार्केट प्राइस कम है तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है। कोई चीज सस्ती में खरीदोगे तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा ना। कोई चीज आप कम रेट में खरीदोगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। इज इट राइट? आईआरआर के कैलकुलेशन में अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम कर दूं तो मेरा आईआरआर बढ़ जाता है, करेक्ट? रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि मार्केट प्राइस, देयरफॉर एमपीएस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज सेम एज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। ये मैंने आपको कन्विंस करने के लिए इतना लंबी कहानी सुनाई, तो आपको यहां पे लिखना अंडर प्राइस्ड, ओके? और अंडर प्राइस्ड के केस में क्या करना है? बाई। अभी हम एक और सवाल पूछेंगे, लेकिन अब आप जवाब दे सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको लिखना कहीं रफ पे लिख के रखना है कि मान लो एक कंपनी के स्टॉक का डिविडेंड 10 रुपए है मिलने वाला, और उसकी मार्केट प्राइस है एक्चुअल में 100 रुपया। तो अगर मैं 100 में खरीदता हूं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा 10%। सीएपीएम द्वारा रिक्वायर्ड रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया। एज पर सीएपीएम द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%। आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ लगा के 12% आया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द शेयर? तो आप बोलेंगे डिविडेंड डिवाइड बाय 12%। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ग्रोथ रेट को इग्नोर कर रहा हूं, जीरो समझ रहा हूं। वैसे ग्रोथ रेट भी दिया जाएगा तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कशन के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो जरा कैलकुलेटर पे 10 डिवाइड बाय 12% करो तो 83.33 आ रहा है, ओके? तो इस एग्जाम्पल में एमपीएस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो हम बोलेंगे शेयर इज ओवर प्राइस्ड, is same as expected return is less than required return. So this should also give me the same conclusion. Expected return 10 है, required return 12 है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे प्राइस पता होता दोनों का, इक्विलिब्रियम प्राइस और इंट्रेंस और मार्केट प्राइस, तो हम यही डिसीजन लेते हैं। तो जो आप प्राइस के बेसिस पे जो आप कंपेयर करते हो, वही कंपैरिजन हम एक्सपेक्टेड वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको डायरेक्टली 2 परसेंटेज दिए जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सेल। आपकी बुक में उसकी रिमार्क भी लिखी हुई है। पहले वाले का रिमार्क था द स्टॉक गिव्स मोर रिटर्न देन व्हाट इट शुड गिव। The stock gives more return than what it should give, मतलब वो अंडर वैल्यूड ही होगा, अंडर प्राइस्ड ही होगा, कम में मिल रहा है तभी तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। कोई चीज सस्ती बाई करोगे तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, कोई चीज महंगा खरीदोगे तो रेट ऑफ रिटर्न घटेगा, ठीक है? अब तीसरा सिचुएशन में कुछ बोलने लायक नहीं है मेरे पास, दोनों इक्वल है, दोनों 10-10% है। प्राइस के मुकाबले देखा तो दोनों का प्राइस 100 रुपए, 100 रुपया मार्केट प्राइस भी है, 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो करेक्टली वैल्यूड है, इसको होल्ड करेंगे। द स्टॉक गिव्स सेम रिटर्न व्हाट इट शुड गिव। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न,
मतलब द स्टॉक इज गिविंग यू मोर रिटर्न देन व्हाट इट शुड गिव, तो सस्ते में मिल रहा है आपको, अंडर वैल्यूड है बाई। सेकेंड, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न, जितना आपको रिटर्न देना चाहिए था उससे कम दे रहा है, इसका मतलब ये चीज महंगी बिक रही है अभी, ओवर वैल्यूड है सेल, एंड दोनों इक्वल है, तो जिस प्राइस पे बिकनी चाहिए उस प्राइस पे बिक रही है, करेक्टली वैल्यूड है। ओके, तो अगले कुछ क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न को देखकर अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। अब इसी चीज को मैं डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट पेज पर आना, दो डायग्राम बनाएंगे, एक अंडर प्राइस्ड का, एक ओवर प्राइस्ड का। पहले लेफ्ट वाले बॉक्स में अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हो गया रिटर्न वाला लाइन, ये हो गया बीटा वाली लाइन। इस वक्त एक सिक्योरिटी है, उसका बीटा दिया हुआ है। एक पहले लाइन ड्रॉ कर लो, आरएफ स्ट्रेट लाइन, स्केल से ड्रॉ करना, बीटा रिक्वायर्ड रिटर्न। तो बीटा से हम पहले क्या करेंगे, एसएमएल पे जाएंगे और एसएमएल लाइन से वाई एक्सिस पे आएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है। दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम द रिटर्न विल लाई ऑन एसएमएल लाइन। लेकिन एक सिक्योरिटी है, उसका रिटर्न हमें जो मिल रहा है वो इस लाइन के ऊपर है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऊपर आ रहा है, वो एसएमएल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो अगर डायग्राम में किसी स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न एसएमएल के ऊपर है, इट इज अबव एसएमएल लाइन, इसका मतलब वो स्टॉक अंडर प्राइस्ड है। जो रिटर्न लाइन पे रहेगा वो करेक्टली प्राइस्ड है, लेकिन लाइन के ऊपर रहा यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न, तो ये ओवर अंडर प्राइस स्टॉक है, क्योंकि ये हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ऐसा तभी होगा जब वो एसेट सस्ते में आप खरीद सकते हैं। सस्ते में खरीदोगे तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा। अब एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना ओवर प्राइस सिक्योरिटी का। वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस में लिखना है बीटा, वाई एक्सिस में लिखना है आपको रिटर्न। अगर आपका बीटा ये अमाउंट का है तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, एक स्ट्रेट लाइन पहले एसएमएल में ड्रॉ करो, फिर वहां से वाई पे ड्रॉ करो, ये हो गया रिक्वायर्ड रिटर्न। लेकिन आपने पाया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न नीचे है, एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां पर आ रहा है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। तो अगर एसएमएल लाइन में एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से नीचे आ रहा है, या एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बिलो एसएमएल, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बिलो एसएमएल, तो वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉल्स बिलो एसएमएल, वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, वो महंगा बिक रहा है, इसलिए उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम आ रहा है। राइट, तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने भी आ सकता है एसएमएल का, तो इसलिए हमने डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ली। सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट? सो नाउ विल टेक अ ब्रेक।